नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीटेट के बारे में डिस्कस करेंगे जो 7 जुलाई को एग्जामिनेशन होने वाला है उसके बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग साइंस के बारे में जो अपर प्राइमरी में पूछा जाता है 30 नंबर के क्वेश्चन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको जितने भी कंटेंट दिए जा रहे हैं साइंस के वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए और आपका नंबर अच्छा गेन करें। ओके दोस्तों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि हम लोगों ने पहले वीडियो में इसके बारे में मुकुलन के बारे में डिस्कस कर लिया था। जो मुकुलन था उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस करते हैं खंडन के बारे में। किसके बारे में? खंडन के बारे में। किसी भी चीज़ को कैसे तोड़ करके किया जाता है। ठीक है, खंडन क्या है? आपने तालाबों अथवा ठहरे हुए पानी के अन्य जलाशयों में हरे रंग के अपगंची गुच्छे फिसलदार तैरते हुए देखे होंगे। क्या? तैरते हुए जो काई होती है उसको देखे होंगे। ये शैवाल होते क्या होते हैं? एल्गी होते हैं। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, जल और पोषक तत्व जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि होती है और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। खंडन द्वारा गुणन करते हैं। शैवाल दो या दो से अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं। ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं। जो खंड होता है दूसरे नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं। यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है और कुछ ही समय में शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। कुछ ही समय में शैवाल एक बड़े क्षेत्र में पूरा फैल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बीजाणु के बारे में डिस्कस करते हैं। बीजाणु क्या होता है उसके बारे में, बीजाणु निर्माण कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। डबल रोटी में जो नान रोटी होती है या डबल रोटी में वायु में उपस्थित बीजाणुओं के से कवक उग जाते हैं। क्या उग जाते हैं? जो वायु में उपस्थित बीजाणु जो हैं उससे कवक उग जाते हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है, क्या दिया हुआ नेक्स्ट पॉइंट में कि डबल रोटी पर रुई के जाल में बीजाणुओं को देखिए। क्या? बीजाणुओं को देखिए। जब बीजाणु निर्मुक्त होते हैं तो ये वायु में तैरते रहते हैं। जब निर्मुक्त होते हैं तो क्या होते हैं? वायु में तैरते रहते हैं। चूँकि ये बहुत हल्के होते हैं इसलिए ये लंबी दूरी तक जा सकते हैं। लंबी दूरी तक जा सकते हैं। ओके दोस्तों, और बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते। क्या करते हैं? बीजाणु जो होते हैं, ये पूछा जाता है कि अलैंगिक जनन बीजाणु में होता है कि नहीं होता है, तो होता है। ठीक है, प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न ताप जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है। मतलब जो बीजाणु होता है वो क्या होता है? उच्च ताप और निम्न ताप, मतलब कि हाई टेम्परेचर और निम्न टेम्परेचर को सहने के लिए वो आवरण से ढका रहता है। इसलिए ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं। जब प्रतिकूल परिस्थिति रहेगी तो उसमें नहीं अंकुरित होंगे, लेकिन जब अनुकूल परिस्थिति रहेगी तो क्या हो जाएंगे? अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। नए जीव में विकसित हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? लैंगिक जनन। अब तक तो क्या? अलैंगिक जनन, लेकिन अब क्या है? लैंगिक जनन। कि लैंगिक जनन क्या होता है? पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। क्या होते हैं? पुष्प जो होते हैं, फूल जो होते हैं, पादप के जनन अंग होते हैं। पुंकेसर नर जनन अंग है। क्या? जो पुंकेसर है नर जनन अंग है और स्त्री केसर मादा जनन अंग होते हैं। ऐसे पुष्प जिसमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होते हैं उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं? एक लिंगी पुष्प कहते हैं। और जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही होते हैं वे द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। मक्का, पपीता, ककड़ी या खीरे के पौधे में एक लिंगी पुष्प होते हैं। क्या होते हैं? एक लिंगी पुष्प होते हैं। जबकि सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधों में द्विलिंगी पुष्प होते हैं। पराग कोश में परागकण होते हैं। जो पराग कोश होता है उसमें पराग कण होते हैं जो नर युग्मक को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? नर युग्मक को बनाते हैं। क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं। अंडाशय में एक या एक से अधिक बीजांड होते हैं। मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजांड में होता है। अथवा अंड का निर्माण बीजांड में होता है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन से युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मन से युग्मनज बनता है।
अब हम डिस्कस करते हैं परागण के बारे में। किसके बारे में? पॉलिनेशन के बारे में। परागण, परागण हल्के होते हैं। क्या होते हैं? परागकण हल्के होते हैं। वह वायु अथवा जल द्वारा बहा करके ले जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। मतलब कि परागकोश से वर्तिकाग्र तक जाना क्या परागण कहलाता है। यदि परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। जो अगर सेम पुष्प के वर्तिकाग्र पे गिरेगा तो उसको स्वपरागण बोलेंगे। यहाँ से लेकर के यहाँ पे चला जाएगा तो स्वपरागण, लेकिन दूसरे फूल के जाएगा वर्तिकाग्र पे तो उसको पर परागण बोलते हैं। पुष्प के परागण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिका पर गिरते हैं तो इसे पर परागण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर परागण बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में निषेचन। क्या? फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन? निषेचन क्या होता है? नर तथा मादा युग्मनक के युग्मन संयोग द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। क्या कहलाती है? युग्मनज कहलाती है। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मनों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। जो जिसमें नर और मादा युग्मनज मिल जाते हैं तो उसको हम निषेचन बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। क्या होता है? जो युग्मनज जो होता है भ्रूण में, ओवरी में विकसित होता है। जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है। शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाते हैं और शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। क्या? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर के एक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? संलयित होकर के एक हो जाते हैं और निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज का जाइगोट का निर्माण होता है। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? आंतरिक निषेचन कहलाता है। मनुष्य, गाय, कुत्ते से तथा मुर्गी इत्यादि अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। क्या होता है? आंतरिक निषेचन होता है। नर एवं मादा युग्मनज का संलयन मादा के शरीर से बाहर होता है। नर और मादा युग्मनज का संलयन अगर मादा शरीर के बाहर होता है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन कहते हैं। अगर मादा शरीर के अंदर होता है तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। यह मछली, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में होता है। जो बाह्य निषेचन होता है मछली, स्टारफिश और सारी चीज़ों में होता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, फल और बीज का विकास। फल और बीज का विकास कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या है फल और बीज का विकास? निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित होता है। क्या होता है? निषेचन के पश्चात जो अंडाशय होता है फल में विकसित होता है, जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझा करके गिर जाते हैं। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाते हैं। फल के रूप में विकसित हो जाता है। बीजांड से बीज विकसित होते हैं। बीजांड से क्या होते हैं? बीज विकसित होते हैं। बीज में एक रूढ़ होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर होता है। सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर होता है। अब बीज प्रकीर्णन के बारे में डिस्कस करते हैं। किसके बारे में? बीज प्रकीर्णन के बारे में डिस्कस करते हैं कि प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ऐसे बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होते हैं। क्या होते हैं? प्रकीर्णन के कारण होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं क्या कि जंतुओं में जनन। किसमें? जंतुओं में जनन। जंतुओं में जनन कैसे होता है? नर जनन अंग। नर जनन अंग क्या कौन कौन से होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नर जनन अंगों में एक छोटा वृषण, 2 शुक्राणु नलिका तथा एक शिश्न लिंग होते हैं। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? वृषण जो होते हैं नर युग्मक सेक्स क्रोमोसोम्स उत्पन्न करते हैं जिन्हें शुक्राणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुक्राणु बोलते हैं। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं पर प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य भाग एवं एक पूंछ होती है। वास्तव में हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संघटक पाए जाते हैं। हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संघटक पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं मादा जननांग। क्या? मादा जननांग के बारे में डिस्कस करते हैं। मादा जननांग। मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय
अंडवाहिनी तथा गर्भाशय होता है। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। मानव स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु तथा अथवा डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। किसमें होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। गर्भाशय वह भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है और शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका होती है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एक एकल कोशिका होती है, मिल करके कोशिकीय जीव बनाते हैं, मल्टी सेलुलर। ठीक है। उसके बाद क्या है कि अंडाणु अति सूक्ष्म हो सकते हैं, जैसे कि मनुष्य में, अथवा बहुत बड़े भी होते हैं। अंडाणु जो होते हैं मनुष्य में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन और कहीं पे बड़े भी हो सकते हैं, जैसे मुर्गी की अंडे, जो मुर्गी का अंडा जो बड़ा होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे विशाल होता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि आप भ्रूण का परिवर्धन। भ्रूण का परिवर्धन क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज, जाइगोट बनता है, जो विकसित होकर के भ्रूण में परिवर्तित होता है। किसमें? भ्रूण में परिवर्तित होता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर के कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। किसके? कोशिकाओं के गोलों में बदल जाता है। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती हैं। क्या होने लगती हैं? समूहीकृत होने लगती हैं तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तित हो जाती हैं। विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तित हो जाती हैं। इस विकसित होती हुई संरचना को भ्रूण कहते हैं। क्या बोलते हैं? भ्रूण बोलते हैं। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे कि हाथ, पैर, सिर, आंखें, कान इत्यादि का विकास होता है। ओके दोस्तों, मतलब कि हाथ, पैर, आंख, कान, इन सब चीज़ों का विकास होते रहता है ओवरी में। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। क्या कहलाता है? गर्भ कहलाता है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को जन्म देती है, एक यंग वंश की को जन्म देती है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? जरायुज एवं अंडप्रजक जंतु क्या होते हैं? क्या? जरायुज एवं अंडप्रजक जंतु क्या होते हैं? वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं। वे जंतु जो अंडे देते हैं उन्हें अंडप्रजक जंतु कहते हैं। मतलब कि जो बच्चे देने वाले होते हैं उन्हें हम जरायुज बोलते हैं, और जो अंडा देने वाले होते हैं उसको अंडे प्रजक जंतु बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में सूक्ष्म जीव। क्या? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। केवल नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। यह वर्ग है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल। क्या? जीवाणु, कवक एवं प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये है कि विषाणु, वायरस जो है भी सूक्ष्म होते हैं। क्या होते हैं? वायरस जो होते हैं वो भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्मों से भिन्न होते, सूक्ष्म जीवों से भिन्न हैं। केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। किसमें? परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिकाओं में गुणन करते हैं। किसमें? पौधे अथवा जंतु कोशिकाओं में गुणन करते हैं। विषाणु कुछ सामान्य रोग जैसे जुकाम, इन्फ्लुएंजा एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। किसमें? खांसी जो होती है विषाणु वायरस के द्वारा होती है। और कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो, खसरा भी विषाणु वायरस के द्वारा होते हैं। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। क्या? अतिसार और मलेरिया। ये पूछा जाता है दोस्तों कि अतिसार और मलेरिया किससे होते हैं, तो प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं। टाइफाइड एवं क्षय रोग जीवाणु द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? जीवाणु के द्वारा होते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सूक्ष्म जीव एक कोशिका होते हैं। क्या? एक कोशिकीय होते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिकीय जैसे कि कई शैवाल एवं कवक। क्या होते हैं? कई शैवाल एवं कवक। यह बर्फीली शीत से उष्ण गर्म स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहते हैं। क्या? खूब ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो उसमें भी जीवित रह सकते हैं, और कम टेम्परेचर रहेगा तो उसमें भी जीवित रह सकते हैं। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। किसमें? मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से भी पाए जाते हैं। अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, जबकि
कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। जो कवक और जीवाणु जो होते हैं समूह में रहते हैं। अब सूक्ष्म जीवों का उपयोग क्या है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे लिए उपयोगी हैं, एडवांटेज इन सबों का, ठीक है। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं, इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग एल्कोहल बनाने में किया जाता रहा है। क्या? प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग एल्कोहल बनाने के लिए भी किया जाता रहा है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं मृदा में की उर्वरता में वृद्धि करने में भी किया जाता है। जीवाणु औषधि के उत्पादन और कृषि में मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए भी जीवाणुओं का प्रयोग किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है राइजोबियम से। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है। क्या है? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है जो दूध को दही में परिवर्तित करता है। किसमें? दूध को दही में परिवर्तित करता है। जीवाणु एवं यीस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं। क्या? चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे इडली एवं डोसा बनता है। क्या बनता है? इडली और डोसा बनता है। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। किसका? एसिटिक एसिड का उत्पादन सूक्ष्म जीवों के उपयोग में किया जाता है। जौ, गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। अल्कोहल और शराब का उत्पादन किया जाता है ईस्ट के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक हैं। क्या हैं? एंटीबायोटिक हैं, जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। किससे? कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में, किसमें? 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। क्या? वैक्सीन की खोज की थी। दोस्तों ये फर्स्ट टाइम वैक्सीन खोजा गया था। ये पूछा जाता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है कि पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक टीका है। क्या है? वैक्सीन है। पोलियो ड्रॉप क्या है? एक ओरल वैक्सीन है, मतलब कि मुंह में पिलाया जाने वाला वैक्सीन है, ठीक है। सूक्ष्म जीवों के टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, जिसमें मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। क्या किया जाता है? रोगों से बचाया जाता है, अनेक टीका लगा करके, वैक्सीन लगा करके। कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। क्या? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है। मृदा में ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन हो जाते हैं और तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? हानिकारक सूक्ष्मजीव। कुछ ऐसे भी सूक्ष्मजीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हानिकारक हैं। क्या? सूक्ष्मजीव अनेक प्रकार से हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्मजीवों को रोगाणु तथा रोगजनक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे सूक्ष्मजीवों को रोगाणु तथा रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। क्या कहते हैं? संदूषित कर देते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाला ऐसा रोग। क्या? सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाला ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। क्या कहते हैं? संचरणीय रोग कहलाते हैं। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग। क्या? चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोगवाहक का कार्य करते हैं। क्या? रोगवाहक का कार्य करते हैं, जैसे घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। क्या? नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? मानव रोग एवं रोग कारक सूक्ष्म जीव। क्या? मानव रोग और मतलब जैसे क्षय रोग किससे होता है? तो जीवाणु से होता है। और खसरा किससे होता है? वायरस होता है। चिकन पॉक्स वायरस से, पोलियो वायरस से, और हैजा जीवाणु से, टाइफाइड जीवाणु से, और हेपेटाइटिस से वायरस से होता है। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और उसके साथ साथ इसको लर्न भी कर लीजिएगा। उसके बाद क्या है? क्या
मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ से होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या जंतुओं में रोग कारक विषाणु, क्या जंतुओं में रोग कारक विषाणु कौन कौन से हैं? अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं हैं। क्या अनेक जो सूक्ष्म जीव होते हैं केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं होते हैं, वरन वे दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एथेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है। क्या है? भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। रॉबर्ट कोच ने 1876 में कब 1876 में बेसिलस एंथेसिस नामक जीवाणु की खोज की जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। किसका? एंथ्रेक्स रोग का कारक है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या खाद्य विषाक्त फूड पॉइजन क्या होता है? खाद्य विषाक्त सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो जाते हैं। क्या होते हैं? फूड पॉइजन हो जाता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं या भोजन को विषाक्त बना देते हैं जिनसे सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो जाता है। क्या होता है? भयंकर रूप से रोगी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नमक के द्वारा, क्या नमक के द्वारा परिरक्षण सामान्य नमक का उपयोग एवं मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए किया जाता है। काफी क्या नमक का परिरक्षण के लिए सामान्यतः मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफी लंबे समय से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। कब? सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परिरक्षण को भी में किया जाता है। क्या? इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए भी किया जाता है। क्या? सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए भी किया जाता है समान रूप से। अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें प्रिजर्वेटिव परिरक्षक कहते हैं। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाते हैं। क्या करते हैं? खाद्य अम्ल तथा नमक का प्रयोग करते हैं अचार बनाने के लिए, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। किसकी? सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती है। सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक है। क्या है? सामान्य परिरक्षक हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। कोशिका के बारे में, सेल के बारे में डिस्कस करते हैं। सेल, कोशिका अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई है। क्या? कोशिका जो होती है अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई है, जिसे कोशिका कहते हैं। कोशिकाओं की तुलना हम ईंटों से कर सकते हैं। किससे? ईंटों से कर सकते हैं। जिस प्रकार विभिन्न ईंटों को जोड़ करके भवन का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार विभिन्न कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ करके प्रत्येक जीव के शरीर का निर्माण करती हैं। किसका? शरीर का निर्माण करती हैं। मुर्गी का अंडा एक एकक कोशिका है। क्या है? एकल कोशिका है तथा आकार में बड़ा होने के कारण इसे नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। क्या है? नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। मनुष्य के शरीर में कई खराब कोशिकाएं पाई जाती हैं जो आकृति एवं साइज में भिन्न होती हैं, और कोशिकाएं के विभिन्न समूह अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। जो कोशिकाओं का विभिन्न समूह होता है उनका अलग अलग कार्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या अलग अलग कार्य होता है? कि वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है वह बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर अनेक कोशिकाएं कहलाते हैं। सजीवों में कोशिका का साइज 1 मीटर का 10 लाख वर्गों बराबर होता है। क्या 1 मीटर में कितना होता है? कोशिका 10 लाख वर्ग होता है। ठीक है। माइक्रोमीटर अथवा माइक्रोन के बराबर छोटा हो सकता है। ठीक है। अथवा कुछ सेंटीमीटर लंबा भी, परंतु अधिकतर कोशिकाएं अति सूक्ष्मदर्शी होती। क्या होती? बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती हैं, सूक्ष्मदर्शी होती हैं। ठीक है। सबसे छोटी कोशिका का साइज 0.1 से लेकर के 0.5 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है? 0.1 से लेकर के 0.5 माइक्रोमीटर होता है, जो कि जीवाणु की कोशिका होती है। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जिसका साइज 170 सेंटीमीटर इंटू 130 मिलीमीटर होता है। कुल दोनों को मिलाकर के होता है। ठीक है। 170 मिलीमीटर और 170 इंटू 130 मिलीमीटर। प्रत्येक अंग पुनः छोटे भागों से बना होता है। क्या होता है? जितने भी अंग होते हैं पुनः छोटे भागों से बना होता है, जिन्हें ऊतक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ऊतक एक समान कोशिकाओं का वह समूह है जो कि एक विशिष्ट कार्य करता है। क्या कहता है? विशिष्ट कार्य करता है। कोशिका के भाग, क्या कोशिका के कौन कौन से भाग हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला क्या है? कोशिका झिल्ली। कोशिका के मूल घटक है कोशिका झिल्ली
कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक क्या है, मूल घटक में क्या आ जाएगा, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक। कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक कोशिका झिल्ली के अंदर परिबद्ध होते हैं, क्या, कोशिका झिल्ली के अंदर परिबद्ध होते हैं। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका में घेरे हुए माध्यम से अलग करती है, क्या, दूसरी कोशिका को घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। कोशिका झिल्ली जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। प्याज की कोशिका, जो प्याज की कोशिका होती है प्याज में, अब इसको बारे में डिस्कस क्या, प्याज की कोशिका की सीमा कोशिका झिल्ली द्वारा परिबद्ध होती है, क्या, कोशिका झिल्ली द्वारा परिबद्ध होती है, जो एक और दृढ़ आवरण द्वारा आबद्ध होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, क्या होते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका के केंद्र में घनी एवं गोलाकार संरचना होती है, क्या, घनी एवं गोलाकार संरचना होती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य में एक जेली के समान पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं, जेली के समान पदार्थ होते हैं, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। और पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। और कोशिका झिल्ली को आबद्ध करने वाली यह अतिरिक्त संरचना पौधों की कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक होता है, क्या होता है, कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या, कोशिका जो द्रव्य होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कोशिका द्रव्य यह एक जेली जैसा पदार्थ होता है, क्या, जेली के जैसा पदार्थ होता है, जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में पाया जाता है, क्या, कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में पाया जाता है। और कोशिका के अन्य संगठक अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। यह है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, राइबोसोम इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या, केंद्रक के बारे में डिस्कस करते हैं। केंद्रक क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। केंद्रक यह गोलाकार होता है, कैसा होता है, गोलाकार होता है, तथा कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। इसे सरलतापूर्वक अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी से के नीचे आसानी से देखा जा सकता है, क्या, सूक्ष्मदर्शी के नीचे आसानी से देखा जाता है। केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है, क्या, केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली के द्वारा अलग रहता है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं, क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली कहते हैं अथवा केंद्रकावरण कहते हैं। यह झिल्ली भी संरंध्र होती है तथा कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के बीच पदार्थों का आवागमन को नियंत्रित करती है, किसको, आवागमन को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या, उच्च आवर्धन क्षमता वाले, क्या, उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर हम केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना दिखाई देती है, क्या, सघन संरचना दिखाई देती है। इसे केंद्रिका अथवा न्यूक्लियोलस कहते हैं, क्या कहते हैं, केंद्रिका अथवा न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं भी होती है, क्या, धागे के समान संरचनाएं भी होती हैं, जो क्रोमोसोम्स अथवा गुणसूत्र कहलाते हैं, क्या कहता है, क्रोमोसोम्स अथवा गुणसूत्र कहलाती हैं। यह जीन के धारक हैं, क्या, जीन के धारक हैं तथा आनुवंशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी तक स्थानांतरित करते हैं, क्या, जनक से अगली पीढ़ी तक स्थानांतरित करते हैं। गुणसूत्र कोशिका का विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं, क्या, गुणसूत्र जो होते हैं कोशिका के विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। जीन सजीव में, क्या, जीन सजीव में आनुवंशिक की इकाई है। जीन क्या होती है, सजीव में आनुवंशिक की हेरिडिटी की इकाई होती है। यह जनक के से संतति को आनुवंशिक लक्षण को हस्तांतरण का नियंत्रण करती है, क्या, हस्तांतरण करती है, नियंत्रण करती है, ठीक है। इसका अर्थ है कि आपके माता पिता के कुछ लक्षण उनसे आपको प्राप्त हुए हैं। यदि आपके पिताजी की आंखें भूरी हैं तो संभव है कि आपकी आंखें भी भूरी होंगी। यदि आपकी माताजी के घुघराले बाल हैं तो हो सकता है कि आपके बाल भी घुघराले हों, कैसे हो, घुघराले हो। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती है, क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं, ठीक है। इस प्रकार की कोशिकाओं वाले जीव प्रोकैरियोटस कहलाते हैं, क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटस कहलाते हैं। जीवाणु और नीले हरे शैवाल इसके उदाहरण क्या है, जीवाणु और नीले हरे शैवाल इसके उदाहरण हैं। प्याज की झिल्ली, जो प्याज की झिल्ली एवं गाल की कोशिकाओं जैसे कोशिकाओं में झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, क्या, झिल्ली युक्त कोशिकाओं सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। वे यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती हैं। ऐसे कोशिकाओं वाले जीव यूकैरियोटिक कहलाते हैं। ट्राडेस्किया पत्ती, जो ट्राडेस्किया पत्ती की कोशिकाओं में आपने अनेक छोटी रंगीन संरचनाएं देखी होंगी। वे पत्ती की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में छितरी होती हैं, क्या होती है, छितरी होती हैं, रहती हैं। इन्हें प्लास्टिड कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लास्टिड कहते हैं।
या विभिन्न रंगों के होते हैं। क्या होते हैं? विभिन्न रंगों के होते हैं। उनमें से कुछ में हरा रंजक उपस्थित होता है। क्या? कुछ में हरा रंजक उपस्थित होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कहते हैं क्या? किशोरावस्था एवं यौनावस्था। क्या? किशोरावस्था एवं यौनारंभ। यौनारंभ क्या होता है? जीवन काल की वह अवधि। क्या? जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। क्या? जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होता है। क्या? लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होता है, 18 अथवा 19 की आयु तक रहता है। किशोरों को टीनेजर्स बोलते हैं। क्या? किशोरों को टीनेजर्स कहते हैं। और लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो जाती है। 1 या 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो जाती है। किशोरावस्था की अवधि व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। क्या? व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है? किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। यह परिवर्तन यौनारंभ का संकेत करते हैं। किसका? यौनारंभ का संकेत करते हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है लड़के एवं लड़कियों की जनन क्षमता का विकास। किसका? जनन क्षमता का विकास। किशोर की जनन परिपक्वता के साथ ही यौनारंभ समाप्त हो जाती है। जब जनन परिपक्व हो जाते हैं तो यौनारंभ समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते। किसके द्वारा? हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। हार्मोन रासायनिक पदार्थ है। क्या है? हार्मोन रासायनिक पदार्थ है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों अथवा अंतःस्रावी तंत्र द्वारा स्रावित किए जाते हैं। यौनारंभ के साथ ही वृषण पुरुष क्या पौरुष हार्मोन अथवा टेस्टोस्टेरोन का स्रावण होता है। किसका? वृषण पुरुष हार्मोन तथा टेस्टोस्टेरोन का स्रावण होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि स्रावी ग्रंथियां हार्मोन रुधिर प्रवाह में स्रावित होती हैं, करती हैं। क्या करती हैं? स्रावी ग्रंथियां हार्मोन रुधिर प्रवाह में स्रावित करती हैं, जिससे वह शरीर के विशिष्ट भाग अथवा लक्ष्य स्थल तक पहुंच जाता है। विशिष्ट भाग या लक्ष्य स्थल जहाँ पे उसका डेस्टिनेशन पॉइंट होता है वहाँ तक पहुंच जाता है। लक्ष्य स्थल हार्मोन के प्रति अनुक्रिया करता है। जब किशोरों के विषण तथा अंडाशय युग्मक उत्पादित करने लगते हैं तब वे जनन के योग्य हो जाते हैं। क्या होता है? जनन के योग्य हो जाते हैं। युग्मक की परिपक्वता एवं उत्पादन की क्षमता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है। क्या? अधिक अवधि तक रहती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिनों में एक बार होता है। क्या? जो ऋतुस्राव होता है, पहला ऋतुस्राव यौनारंभ में होता है। क्या होता है? यौवन आरंभ में होता है। फर्स्ट मेनोपॉज मतलब कि शुरू में, जिसे रजो दर्शन क्या कहते हैं? रजो दर्शन कहते हैं। मतलब इसको MC साइकिल बोलते हैं। लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में रक्तस्राव मतलब ऋतुस्राव होना रुक जाता है। क्या होता है? जो MC आना रुक जाती है। ठीक है। उसके बाद क्या? ऋतुस्राव के एक जाने को रजो निवृत्ति कहते हैं। ऋतुस्राव के बंद होने को हम क्या कहते हैं? रजो निवृत्ति कहते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। लिंग निर्धारण, लिंग का कैसे निर्धारण होता है बच्चों का, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। निषेचित अंडाणु अथवा युग्मनज में क्या? निषेचित अंडाणु अथवा युग्मनज में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। यह संदेश निषेचित अंडाणु में धागे की संरचना अर्थात गुणसूत्रों में निहित होता है। किसमें? गुणसूत्रों में निहित होता है। सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितना? 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र एक जोड़ी लिंग सूत्र होते हैं। क्या होते हैं? लिंग सूत्र होते हैं, जिन्हें X और Y बोलते हैं। क्या बोलते हैं? X और Y कहते हैं। स्त्री में 2 गुणसूत्र XX होते हैं। क्या होते हैं? X गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में X तथा एक Y गुणसूत्र होता है। क्या होता है? Y गुणसूत्र होता है। उसके बाद फिर क्या? नेक्स्ट पॉइंट, जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को तो निषेचित करता है तो युग्मनज में 2 X गुणसूत्र होंगे। क्या होते हैं? 2 X गुणसूत्र होंगे तथा मादा शिशु में विकसित होता है। किसमें? शिशु जो होगा मादा होगा। यदि अंडाणु को निषेचित करने वाले शुक्राणु में Y गुणसूत्र है तो युग्मनज नर शिशु में विकसित होता है। किसमें? नर शिशु मतलब बच्चा होगा, और इसमें बच्चा क्या होगा? बच्ची हो जाएगी। ठीक है। ओके दोस्तों, वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, और जो वीडियो नेक्स्ट
वीडियो में हम लोग पॉइंट को डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों नमस्कार।